Hello, my dear students. Myself Gaurav Sharma, and I welcome you all in again another one shot of Vector Algebra. आज की क्लास में हम वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे वन शॉट पहले भी हम कर चुके हैं, बट आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टेक दिस वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक. वेक्टर्स और 3D दोनों ही इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं, बट आज के सेशन में हम वेक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं और बहुत स्कोरिंग पार्ट है ये आपका. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर हो चुके हैं कैलकुलस कर करके. डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी कैलकुलस के ऊपर बेस्ड टॉपिक हैं. आप एक चैप्टर को पिछला चैप्टर किए बिना कर नहीं सकते, बट ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है. वेक्टर्स एंड 3D दे आर इंडिपेंडेंट टॉपिक एंड यस दे आर स्कोरिंग टॉपिक. अगर आप बिल्कुल अच्छे से सेशन अटेंड करते हो तो डेफिनेटली सेशन के बाद आप कोई भी क्वेश्चन उसका टैकल कर पाओगे. चाहे आप PYQ उठाकर देखो, चाहे NCERT में से करो, चाहे किसी भी एक्स्ट्रा बुक में से करो, एग्जाम लेवल क्वेश्चन सभी आप उसके बाद टैकल कर पाओगे. ठीक है, तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम. सो द फर्स्ट स्लाइड इज दिस. व्हाट इज अ वेक्टर. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्या है. ऑल्दो जो स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल के हैं उन्होंने फिजिक्स में भी किया होगा, बट जो स्टूडेंट फिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं आ रहे उन्हें बता देते हैं. वेक्टर्स एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी है, जिसका मैग्नीट्यूड भी है, दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर. एनी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर. और वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप से. ये तीनों कंपोनेंट हैं A1, A2 और A3 अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. ठीक है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर. जैसे आप ऐसा समझो, लेट से मैं आपको ये कह देता हूँ वी हैव अ वेक्टर A वेक्टर I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप. ठीक है, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा. इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ये तो रूट 14 आ गया. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जा सकता है. मैं कोई और वेक्टर कह देता हूँ, लेट से बी वेक्टर. ये दिया हुआ है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप. अब अगर मैं कहूँ कि चलो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या आएगा. अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1. ये भी आ रहा है रूट 14. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट ये वेक्टर सेम नहीं है. क्यों सेम नहीं है, आप ध्यान से देखो. इन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है. प्रोपोर्शनल है क्या ये तो देखो 1/2 आ रहा है, ये 2/3 आ रहा है. इसके कंपोनेंट्स आपस में प्रोपोर्शनल तो नहीं है ना. तो वी कैन से ये दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है बट डायरेक्शन सेम नहीं है. अगर ये प्रोपोर्शनल आते तो मैं कह देता कि ये डायरेक्शन सेम है, ठीक है, बट इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है. ओके, जैसे अगर मैं कोई और वेक्टर कंसीडर करूँ, लेट से मैं आपको कहता हूँ एक सी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप. अगर मैं सी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूँ, इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 36, दैट मीन्स रूट 56. अब ये देखो ए और सी, क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है. इनका मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं आ रहा. ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था, रूट 14. सी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, रूट 56. तो ए और सी ऐसे वेक्टर्स मिले हैं हमें जिनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. बट अगर आप देखो ए और सी आपस में प्रोपोर्शनल तो है. 1/2 आ रहा है, 2/4 आ रहा है और 3/6 आ रहा है. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये प्रोपोर्शनल आ रहे हैं. दैट मीन्स ए वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर दोज टाइप ऑफ वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. तो कहने का मतलब ये है दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, अलग अलग मैटर करती हैं. कि डायरेक्शन ऐसा हो सकता है दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड सेम ना हो. ऐसा भी हो सकता है दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन सेम ना हो. आई होप ये बात समझ आ रही है ना. तो जस्ट आप इतनी बात समझो, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट ऑफ जितने भी कंपोनेंट दे रखे हैं उसके A1 A2 A3 दे रखे हैं उनके स्क्वायर्स का सम और अंडर द रूट. ये आपके पास किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का डायरेक्ट मेथड है. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है कैसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है. दोबारा समझ लो, वेक्टर क्या है. एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी. खैर वो हम अभी इतना गहराई में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है फिजिक्स को. बस आप इतना समझो कोई क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, और अगर आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हो तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर A वेक्टर. तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, व्हाट आर डायरेक्शन को साइन. तो आप ऐसा समझ लो,
जैसे मैं आपको ये कह देता हूँ, इफ़ वी हैव 3 एक्सिस x, y एंड z एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है। तो ये आपको अगर 3 एक्सिस दिए हुए हैं और ये ओरिजिन दिया हुआ है, और लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P, एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं इस स्पेस में, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। तो दिस OP, जो ये वेक्टर है, लेट अस डिनोटेड बाय r वेक्टर, दिस OP वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। OP वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, ठीक है। तो कोई भी ओरिजिन दिया हुआ, ओरिजिन को O कंसीडर करके आप OP वेक्टर बनाओगे तो ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, R वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइन, और तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 3D चैप्टर में, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अगर आपको x, y और z एक्सिस दिए हुए हैं एंड वी हैव अ लाइन विच मेक्स अल्फा एंगल विद x एक्सिस, बीटा y एक्सिस के साथ और गामा z एक्सिस के साथ, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस LMN से डिनोट करते हैं। वो क्या होते हैं? दे आर cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। दिस इज द वे टू कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि वो लाइन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। इफ अ लाइन मेक्स अल्फा एंगल विद x एक्सिस, बीटा विद y एक्सिस एंड गामा विद z एक्सिस, तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, बट चलो मैं एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा दिए हुए हैं। अगर अभी कैलकुलेट करते हो आप स्क्वायर करके उनका सम करोगे तो इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी 1। क्वेश्चन है आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। एक ऐसा वेक्टर जो तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो, इक्वल एंगल बना रहा हो, उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये होंगे। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट द इक्वल एंगल, जो इक्वल एंगल बन रहा है, लेट द इक्वल एंगल बी अल्फा, ठीक है। तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे लाइन के? अगर वो इक्वल एंगल ही बना रहा है अल्फा सबके साथ, तो इट विल बी cos अल्फा एंड cos अल्फा। ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है, इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी 1। वी कैन से दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि तीनों के स्क्वायर का सम 1 है। इनका सम 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स cos स्क्वायर अल्फा विल बी 1/3 और cos अल्फा क्या आ जाएगा? इट विल बी प्लस माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? इट विल बी प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। ये डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे इस लाइन के, ठीक है। So direction cosines of a line which is equally inclined to all the axes is always given by plus minus 1/√3, 1/√3, 1/√3. I hope this question is clear. Important question है, पता होना चाहिए आपको डायरेक्टली कि कोई भी लाइन अगर इक्वल एंगल बना रही है एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ, तो उसके डायरेक्शन को साइन क्या रहेंगे? दे विल बी प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3. I hope this point is clear. Let's move on to the next point. We have different types of vectors. जीरो वेक्टर, अलग अलग तरह के वेक्टर हैं, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो सबको डिस्कस करते हैं कि करके। जीरो वेक्टर क्या होता है? अगर एक ऐसा वेक्टर हो जो जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब मैं ये कह दूं जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम ही हो, देन वी कैन से दैट वेक्टर इज जीरो वेक्टर। जहां पर शुरू हुआ बेचारा वहीं खत्म हो गया, तो ये वेक्टर कैसा है? जीरो वेक्टर है। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है? ए कैप से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है या फिर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है। यूनिटी मतलब 1 ही होता है, ठीक है। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो वी कैन से दैट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अब आप किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेट से आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर और आप इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करना चाहते हो, तो आप किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। ए कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए कैप
दिस विल बी इक्वल टू एनी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आप ऐसा समझ लो, मैं आपको ये कहता हूँ एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस वेक्टर इनटू अ यूनिट वेक्टर, इसे यूनिट वेक्टर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, ए कैप निकालने का फॉर्मूला ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट मीन्स रूट 14। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाय रूट 14, ये यूनिट वेक्टर बन गया, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। व्हाट आर को इनिशियल वेक्टर्स, नाम से पता चलता है को इनिशियल वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, दे आर को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, दो वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर तब कहेंगे इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, किसी एक ही लाइन के पैरेलल आ रहे हैं, तो वी कैन से दैट दोज वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, अलग अलग मैग्नीट्यूड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे शुड बी पैरेलल टू द सेम लाइन। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर्स, इनको हम इक्वल वेक्टर तब कहेंगे अगर इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और अगर इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम हो गया, जैसा भी हमने एग्जांपल लिया था, ए और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड रूट 14 आ रहा था, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर होंगे, हाँ ये कह सकता हूँ कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों दिए हुए हैं, यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो मैं काम करता हूँ, लेट्स कैलकुलेट 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो 2a वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, माइनस बी वेक्टर क्या है, दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इसे कैलकुलेट किया जाए तो 2i माइनस 2i, ये तो 0 हो जाएगा, यू कैन से 0i कैप माइनस 2j माइनस 3j माइनस 5j कैप 4k माइनस k प्लस 3k कैप। ये आ गया हमारे पास 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसे कुछ नाम दे लेते हैं, लेट्स कॉल इट एज सी वेक्टर। मैंने कह दिया इसका नाम सी वेक्टर रख दिया कि एक वेक्टर आया है, इसको कैलकुलेट करके 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर को, और इसकी वैल्यू आई है 0i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। बट हमें ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है, हमें एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करना है जो पैरेलल तो इसी के हो, मतलब डायरेक्शन इसकी वाली ही चाहिए मुझे सी वाली, बट उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहला काम होगा हम इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे, सी कैप। सी कैप कैसे निकालते हैं, एनी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दिस विल गिव यू सी कैप। तो सी कैप आ जाएगा 0i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 रूट 34 है ना, तो माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाय रूट 34। ये तो आ गया यूनिट वेक्टर, सी कैप आ गया हमारे पास। मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन तो वही है जो सी वेक्टर की थी, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, ठीक है। एक और बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर कभी भी कोई वेक्टर दिया हो, जैसे ये वेक्टर दिया हुआ है, इसके जो कंपोनेंट होते हैं, इसके कंपोनेंट क्या है 0 माइनस 5 और 3, ये जो कंपोनेंट हैं दे आर डायरेक्शन रेशोज, ये इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज हैं। और जब मैं इसे यूनिट वेक्टर में चेंज कर देता हूँ तो इसके जो कंपोनेंट बनेंगे, इसके कंपोनेंट क्या आ रहे हैं 0 माइनस 5 बाय रूट 34 और 3 बाय रूट 34, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। तो कभी कोई वेक्टर दिया हो और आपको ये कहा हो कि उसके डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बताओ, जैसे मान लो ये वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, मैं क्लियरली बता सकता हूँ 1 माइनस 1 और 2, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। बट अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो हम इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे, उसके जो कंपोनेंट आएंगे दे विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस। तो वी कैन डायरेक्टली से कि डायरेक्शन कोसाइन, जैसा मैंने भी आपको बताया, एक लाइन जो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं।
पर एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज कर दिया जाता है तो उसके जो कंपोनेंट होते हैं दे आर ऑल्सो डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अच्छा। अब ये जो सी कैप हमने निकाला है, ये सी कैप एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन तो इसी के वाली है, 2a माइनस बी वाली, बट इसका मैग्नीट्यूड 1 है और मुझे मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड 5 चाहिए। सो द रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी 5 टाइम्स ऑफ सी कैप बिकॉज वी नीड मैग्नीट्यूड टू बी 5। तो 5 टाइम्स ऑफ माइनस 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइड बाय रूट 34। तो माइनस इट्स नॉट आई कैप इट्स जे कैप और ये के कैप है। तो माइनस 25 जे कैप प्लस 15 के कैप डिवाइड बाय रूट 34, ये फाइनल आंसर है हमारे पास। ये एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसकी डायरेक्शन 2a माइनस बी वाली है और इसका मैग्नीट्यूड 5। अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहते हो, बेशक आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट भी करके देख लो, आंसर सेम ही आएगा। आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आता ही है ना। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर का एडिशन कैसे किया जा सकता है। तो फॉर दिस सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, आप ये समझ लो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो ये जो क्लोजिंग साइड होगी इसकी डायरेक्शन पर ध्यान रखना है आपने। क्लोजिंग साइड, ऐसा नहीं कह रहा मैं सी ए वेक्टर, तो ए सी वेक्टर जो होगा दैट विल गिव यू द सम ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मेरी बात समझ आ गई। अगर आप डायरेक्शन उल्टी कर दोगे, अगर ये ऑर्डर कंप्लीट ही कर दोगे कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ए सी और सी ए डायरेक्शन का फर्क है क्योंकि वी आर डीलिंग विद वेक्टर्स। तो ए सी वेक्टर जो होगा दैट विल बी द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू वेक्टर। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम वे हमारे पास एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है। अगर दो साइड्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करती हैं तो उनका जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा द सम ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, उन दो साइड से जो डायगोनल बनेगा वो सम ऑफ दोज टू वेक्टर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैलकुलेट करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कैलकुलेट करो, एक ही बात होती है। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझते हो, ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही होता है। वेक्टर अलजेब्रा में भी ये होल्ड करता है। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी में सी ऐड करो या बी प्लस सी में ए ऐड करो, बात सेम ही है, एक ही बात आएगी। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड इट ऑल्सो होल्ड्स इन केस ऑफ वेक्टर एडिशन। देन वी हैव एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आप ए वेक्टर में क्या ऐड करोगे कि ए ही रहे, तो उसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। अगर आप जीरो वेक्टर ऐड करोगे, जीरो वेक्टर इस वेक्टर की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो जीरो वेक्टर है। आप किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो वो वेक्टर एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, के ए इंटू एम ए। आप ए वेक्टर कॉमन निकाल सकते हो, के प्लस एम रह जाएगा। ऐसे ही अगर स्केलर दो हैं के और एम, तो के एम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, इट्स क्वाइट सिंपल। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, इन पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक वेक्टर है, वो कैसे निकाला जाएगा। तो लेट्स से ए के कंपोनेंट दिए हुए हैं आपको x1 y1 z1, बी के कंपोनेंट गिवन है x2 y2 एंड z2। ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको। ठीक है, आपको ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो ए बी वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मैं लिख देता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मतलब कहने का मतलब यह बी में से ए माइनस करोगे तो देखो क्या बनेगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। दिस इज ए बी वेक्टर। आई होप ये बात क्लियर है कि अगर आपको ए बी वैक्टर कैलकुलेट करना है तो बी माइनस ए करेंगे। ऐसे मान लो अगर मुझे बी ए वैक्टर कैलकुलेट करना होता तो बी ए वैक्टर के लिए आप क्या करोगे, ए माइनस बी करोगे, तो इट विल बी x1 माइनस x2 वाई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप।
ठीक है, बस सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है, अगर ए बी वैक्टर कैलकुलेट करें तो बी माइनस ए, बी ए वैक्टर कैलकुलेट कर रहे हो तो ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूँ तो यही बात बन जाएगी। तो क्या मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ए बी वैक्टर दिस इज माइनस ऑफ बी ए वैक्टर। ठीक है, और वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए बी वैक्टर और बी ए वैक्टर एक बात नहीं होती है, इनफैक्ट उल्टा कर देंगे तो बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाता है, वो हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको ये बात क्लियर हो गई है, हाउ कैन वी कैलकुलेट वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इफ यू हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी और एक वेक्टर ज्वाइन कर रहा है, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ए बी वैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आप बी माइनस ए करोगे और बी ए वैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए ए माइनस बी करोगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ये प्रूव करना है कि ए बी और सी, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट लेट्स ट्राई विद दिस मेथड ओनली जो अभी हमने पढ़ा है कि अगर एक लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो कैसे। वैसे और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, हम इसे डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो पहले हम ए बी वैक्टर कैलकुलेट करते हैं, बी सी वैक्टर कैलकुलेट करते हैं और सी ए वैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो फटाफट करके दिखाओ मुझे। ए बी वैक्टर करना है तो क्या करेंगे, बी माइनस ए है ना, तो इट विल बी 1 माइनस 2 दैट विल बी माइनस आई कैप, माइनस 3 माइनस माइनस 1 तो माइनस 2 जे कैप और माइनस 6 के कैप। ये तो आ गया ए बी वैक्टर। बी सी वैक्टर कैलकुलेट किया जाए, सी माइनस बी 3 माइनस 1 इट विल बी 2 आई कैप, माइनस 4 माइनस माइनस 3 तो माइनस जे कैप, माइनस 4 माइनस माइनस 5 प्लस के कैप। ए बी वैक्टर भी कैलकुलेट हो गया, बी सी भी हो गया। अब सी ए निकालते हैं, सी ए के लिए ए माइनस सी करना पड़ेगा, 2 माइनस 3 इट विल बी माइनस आई, माइनस 1 माइनस माइनस 4 प्लस 3 जे, 1 माइनस माइनस 4 तो प्लस 5 के। अब मैंने तीनों वेक्टर तो निकाल लिए, तो एक काम करते हैं इनका मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर क्या आएगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 36, कितना बन गया रूट 41। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी कैलकुलेट करते हैं, यह आएगा अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 6। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैग्नीट्यूड निकालते समय फर्क पड़ेगा नहीं, आप सी ए निकालो या ए सी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्क्वायर तो कर ही रहे हो ना कंपोनेंट का, साइड का ही तो फर्क होता है इसमें। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 25 इट कम्स आउट टू बी रूट 35। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर आ रहा है ना। ये तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, आप पाइथागोरस थ्योरम तो बचपन में पढ़ ही चुके हो कि दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम जो है दैट विल बी इक्वल टू द लार्जेस्ट साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे पता है रूट 35 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू रूट 41 का स्क्वायर। तो इसका मतलब पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रही है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। आई होप ये बात क्लियर है। अगर मैं आपसे ये भी पूछ लूँ कि चलो मुझे ये बता दो किस पॉइंट पे राइट एंगल बनेगी, तो इनका जो कॉमन वर्टेक्स होता है सी, राइट एंगल एट सी। क्लियर है बात। इसको और भी मेथड्स हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने की, जरूरी नहीं है कि आप मैग्नीट्यूड निकाल कर ही करोगे, आप डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे करेंगे, बट आई होप ये पॉइंट क्लियर है आप सबको। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला को समझने के लिए आप ऐसा समझ लो कि लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, और मैं ये मान लेता हूँ पोजीशन वेक्टर इनका ए वेक्टर और ये ओरिजिन है, वी कैन से पोजीशन वेक्टर इनका ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ए बी के बीच में कोई पॉइंट है लेट से इट्स सी, ठीक है। तो और हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसका सी का जो पोजीशन वेक्टर हो कैसे क्या आएगा, जबकि ये गिवन है कि सी इसको एम रेशो एन में डिवाइड करना है। ऑल दो सेक्शन फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ऐसा समझ लो याद रखने के लिए, क्या सी के कोऑर्डिनेट निकालने तो क्या होंगे एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ठीक है। सो दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। इसको अगर हम आर वेक्टर कहना चाहते हैं तो वी कैन से आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर।
ये पॉइंट तब निकलेगा इफ दिस इज इंटरनल डिवीजन। ये भी आप पहले पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में, इंटरनल डिवीजन में ये बीच में प्लस आता है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन वी कैन से क्या बन जाएगा, ये एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। आई होप ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, कर सकते हो आप। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी और क्यू। दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों के पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, और आपको करना क्या है, आपको निकालना है एक पॉइंट जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो आपको जो दो पॉइंट गिवन है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये a मान p दिया हुआ है, नॉट a, ये p है और ये q है। q के कोऑर्डिनेट्स माइनस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, एक पॉइंट है जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको पता है कि कैसे निकालेंगे इंटरनली। इंटरनल के लिए 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, कैलकुलेट करें इसे। आई देखो क्या बनेगा, माइनस 2 आई कैप प्लस आई कैप, इट विल बी माइनस आई कैप, प्लस 2j कैप इट विल बी प्लस 4j कैप, प्लस 2k कैप माइनस k कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 3। ये वो वेक्टर है जो p और q को ज्वाइन करते हुए वेक्टर को 2:1 में डिवाइड करेगा इंटरनली। अगर आप एक्सटर्नली करना चाहते हो तो क्या होगा, 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 1 इंटू आई कैप डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो माइनस करेंगे माइनस 2i माइनस आई, इट विल बी माइनस 3i कैप, 2j में से 2j ही माइनस करेंगे तो 0j कैप, और 2k प्लस k इट विल बी 3k कैप अपॉन में 1, क्योंकि 2 माइनस 1 अपॉन में तो 1 ही आ जाएगा। तो आई होप ये बात भी क्लियर है। आंसर आएगा आपके पास क्या वैल्यू रहने वाली है इसकी, माइनस 3i कैप प्लस 0j, 3k कैप नहीं आएगा ना, ये माइनस 2i है, नहीं 2k है प्लस ये माइनस आई प्लस जे, नो ठीक है यही रहेगा। ठीक है, तो 2k कैप प्लस k कैप, ये आपके पास आ गया एक्सटर्नल डिवीजन के लिए और ये आ गया इंटरनल डिवीजन के लिए। आई होप ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, कर सकते हो। ये सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ऐसे ही अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला में आपको ये कह दूं कि ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा, अगर बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाय 2। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आप यहीं पर समझ सकते हो। मिड पॉइंट फॉर्मूला बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला की ही एक्सटेंशन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट, देखो आपके पास अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और बी वेक्टर गिवन है b1i कैप b2j कैप एंड b3k कैप। इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका आंसर होता है a1 प्लस b1i कैप, कंपोनेंट वाइज एडिशन हो जाती है, a2 प्लस b2j कैप और a3 प्लस b3k कैप, और सब्ट्रैक्शन भी कंपोनेंट वाइज ही हो जाती है अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है दो वेक्टर्स की तो कोई बड़ी डील नहीं है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। दिक्कत तब आती है जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर करनी है, जब आपको प्रोडक्ट निकालना हो वेक्टर्स का, क्योंकि प्रोडक्ट निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, द वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड अनदर इज क्रॉस प्रोडक्ट। समझते हैं पहले डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। चलो डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं पहले। ठीक है, लेट से आपको ए और बी का डॉट निकालना है, तो जब डॉट निकालेंगे तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आप ये बताओ a डॉट भी जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये आंसर स्केलर आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, ऑब्वियसली स्केलर आ रहा है, आई जे के कुछ है ही नहीं इसमें, है ना।
तो ये स्केलर आ रहा है, इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए डॉट बी का मतलब ए डॉट बी को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलेंगे और वी ऑल्सो कॉल इट एज स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर एग्जाम में लिखा आ रहा है आप स्केलर प्रोडक्ट निकालो तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब आपसे डॉट प्रोडक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ए डॉट बी को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, स्केलर भी बोल सकते हैं। क्यों स्केलर बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। अदरवाइज वैसे अगर आपको ये दिया हो कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी की डेफिनेशन ये कहती है दैट इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी अगर आपको वेक्टर्स गिवन है तो आप ऐसे निकालोगे, अगर आपको उनके मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल गिवन है तो ए डॉट बी आप ऐसे निकालोगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। आई होप ये बात क्लियर है कैसे डॉट प्रोडक्ट नहीं। अभी मैं सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, वी आर नॉट डीलिंग विद क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, अगर दो वेक्टर्स गिवन है, उनका मैग्नीट्यूड गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है तो आप ए डॉट बी ऐसे निकाल। अब यहाँ से आप एक और चीज़ देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस थीटा किसकी इक्वल आएगा? कॉस थीटा आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये मेरे पास कॉस थीटा आ गया और इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, किस लिए यूज़ करेंगे? टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मुझे कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूंगा कॉस थीटा। मैं ए डॉट बी करूंगा, नीचे उन दोनों का मैग्नीट्यूड रखूंगा, मेरे पास कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा पता तो वहाँ से थीटा तो निकाल ही जा सकता है, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ दैट इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैं कह रहा हूँ कि थीटा 90 डिग्री हो गया, तो अगर थीटा 90 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? दैट विल बी जीरो, क्योंकि कॉस 90 तो जीरो होता है। कॉस 90 जीरो हो जाएगा तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू जीरो डाल लूँ, वी कैन से ए डॉट बी कम्स आउट टू बी जीरो। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही जीरो हो गया अगर उनके बीच के एंगल को मैंने 90 रखा। तो इसका मतलब अगर कभी भी मुझे दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा? मैं सिर्फ ये प्रूव कर दूंगा कि उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखनी है, इसके ऊपर भी इस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, पूछा जाता है, प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, मैंने बता दिया आपको कि ए डॉट बी जो है दैट इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। अगर थीटा जीरो है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वो मैंने वही जो रिजल्ट निकाला है, जैसे ये रिजल्ट हमने निकाला था, यहाँ पर अगर कॉस थीटा को जीरो डालोगे, थीटा को जीरो डालोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज, आई डॉट आई निकालो, आई डॉट जे निकालो, जे डॉट जे निकालो, के डॉट के निकालो, इन सब की वैल्यू 1 आती है। ऐसा क्यों होता है? देखो एक मैं आपको बात बताता हूँ, आप बेशक ए डॉट बी कैलकुलेट करो या बी डॉट ए कैलकुलेट करो, दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कॉम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। और अगर आप ए डॉट ए निकाल दोगे तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आई डॉट आई निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर के इक्वल आएगा, और आई कैप क्या है? आई तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, इसलिए आई डॉट आई निकालो, जे डॉट जे निकालो, के डॉट के निकालो, इन सब की वैल्यू 1 आने वाली है। बट अगर आप आई डॉट जे निकालोगे ना, या फिर जे डॉट के या के डॉट आई, ये जीरो आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो आप खुद सोचो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में तो परपेंडिकुलर है, तो उनके यूनिट वेक्टर का डॉट क्या आएगा? जीरो आएगा। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट जीरो होता है, तो आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो। आई होप ये बात अब आपको समझ आ गई है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके एमसीक्यू बनते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इन सब चीज़ों को। एंगल बिटवीन, अभी मैंने आपको बताया दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, ये भी हम कर चुके हैं। एसोसिएटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ए डॉट बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। सेम वे लैम्डा ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी और ए डॉट लैम्डा बी। क्लियर?
Let's try this question. We have to evaluate the product 3a vector minus 5b vector is equal to into 2a plus cb plus 7b. तो इसे कैसे कैलकुलेट करें? 3a डॉट 2a प्लस 7b माइनस 5b डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर. अब देखो आप क्या करोगे, 3a को डॉट करो, ये डॉट है माइनस नहीं है, 3a को डॉट करेंगे से इट विल बी 6 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 21 टाइम्स ऑफ a डॉट b माइनस 10 टाइम्स ऑफ b डॉट a माइनस 35 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड b स्क्वायर. ठीक है, अब आपको एक बात पता है, आप a डॉट b निकालो या b डॉट a निकालो, वो तो एक ही बात है. तो 21 a डॉट b और 10 डॉट a को मैं 10 a डॉट b भी लिख सकता हूँ. ये आएगा 6 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, 21 में से 10 गए, 11 टाइम्स ऑफ a डॉट b माइनस 35 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड b स्क्वायर. दिस इज योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप ये बात क्लियर है सबको. ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं है. अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. अभी मैंने बताया दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालना है. मैं इसे ए वेक्टर कह देता हूँ, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप. इसे बी वेक्टर कह देते हैं, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. तो यहाँ से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट 14. बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ये रूट 14 है, 44 नहीं है. ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 1, ये भी रूट 14 आ रहा है. हमें निकालना है इन दोनों के बीच का एंगल. तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम क्या, ए डॉट बी भी चाहिए मुझे. ए डॉट बी क्या आएगा? 3 प्लस 4 प्लस 3 10 आ रहा है. तो कॉस थीटा क्या होता है? दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ए डॉट बी हमारे पास 10 आ रहा है, ए का मैग्नीट्यूड रूट 14, बी का मैग्नीट्यूड भी रूट 14. तो दिस कम्स आउट टू बी 10 बाय 14 और यू कैन से 5 बाय 7. तो थीटा क्या आ जाएगा? थीटा कम्स आउट टू बी कॉस इनवर्स ऑफ 5 बाय 7. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट. और फिर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ऑल दो मैं अपनी सारी क्लासेस मेंशन करता हूँ कि जहाँ भी कोई फॉर्मूला यूज़ होता हो आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है. इन केस अगर आगे कैलकुलेशन में भी गलती होती है, आपको यहाँ तक के नंबर तो मिलेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बट फॉर्मूला तो सही है ना. तो आपको जहाँ भी कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, मेक श्योर, मेक इट अ हैबिट कि आप वहाँ पर वो सारे फॉर्मूले ज़रूर लिखोगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 वेक्टर सच दैट इन सबके मैग्नीट्यूड गिवन है एंड ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू. मतलब ए वेक्टर जो है वो बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर है. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी कितना होगा? 0 होगा. क्यों 0 होगा? क्योंकि ए वेक्टर बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है. ऐसे बी का डॉट सी प्लस ए के साथ क्या होगा? वो भी 0 होगा. और सी का डॉट ए प्लस बी के साथ क्या होगा? वो भी 0 होगा. ये सब 0 क्यों आएंगे? बिकॉज ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स. ठीक है, अच्छा अब एक और बात बता रहा हूँ आपको, इसे जीवन का सत्य मान के याद रख लेना. 2, 3, 4 जितने भी वेक्टर्स हैं, अगर आपको उनके सम का मैग्नीट्यूड निकालना होगा ना, तो हमेशा आप उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लिया करो और इसे कैलकुलेट करो. ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी. अब आप इनका डॉट करोगे तो आप देखो, पहले ए को करो, ए को ए के साथ करोगे तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस सी. ठीक है, मैंने बी प्लस सी के साथ कंबाइंड कर दिया. ऐसे बी को करोगे, बी के साथ तो बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी प्लस ए. सेम वे प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस सी डॉट ए प्लस बी. और मुझे ये बात पता है कि ये तीनों टर्म्स 0 हैं बिकॉज ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स. तो ए का डॉट निकालो बी प्लस सी के साथ, बी का डॉट निकालो सी प्लस ए के साथ, या सी का निकालो ए प्लस बी के साथ, सब 0 आने वाला है. हमारे पास बचा क्या? वी आर लेफ्ट विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ
सी स्क्वायर। इनकी वैल्यूज हमें गिवन ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 3, उसका स्क्वायर 9, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 4, 16, इसका स्क्वायर 25, तो ये तो 50 आ रहा है। बट ये जो 50 वैल्यू आई है ये आई है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी के स्क्वायर की। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 50। आई होप ये बात क्लियर है। अगर यहाँ पर कुछ भी और दिया जाता 2a माइनस बी प्लस 3c, कुछ ऐसा कुछ भी बना दिया जाए, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, स्क्वायर करो, दोनों का डॉट करो, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, उसे यूज करके यू कैन इजीली फिगर आउट व्हाट द फाइनल आंसर इज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक यूनिट वेक्टर गिवन है ए वेक्टर। ए वेक्टर हम मान लेते हैं ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। आपको गिवन है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि a का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, और ऐसा भी कह दो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 1 होगा। उसका मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। आपको ये कहा हुआ है कि ये वेक्टर π/3 एंगल बना रहा है आई कैप के साथ, मतलब a डॉट आई कैप, इसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ π/3, है ना, डेफिनेशन है तो वेक्टर के डॉट की। अब आप अपनी थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो और मुझे ये बताओ, ए वेक्टर का डॉट अगर किया जाए आई के साथ, इस वेक्टर को अगर मैं आई के साथ डॉट करूंगा तो क्या आएगा। देखो मैं आई के साथ कर रहा हूं, आई के साथ आई वाला कंपोनेंट आ जाएगा a1, जे के साथ जे वाला आएगा, बट जे तो कंपोनेंट ही नहीं है आई के पास सिर्फ आई है। तो इसका मतलब ये सिर्फ a1 बचने वाला है, ना उसके पास आई जे है ना के है। तो आई के साथ डॉट करेंगे तो सिर्फ a1 बचेगा यहाँ पर। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि ए एक यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 है क्योंकि वो भी यूनिट वेक्टर है। ठीक है, cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब जो a1 है वो तो 1/2 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। चलो फिर हमें गिवन है कि a का डॉट अगर मैं j के साथ तो कितना एंगल बन रहा है π/4। तो वी कैन से दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू कॉस ऑफ π/4। अब a का डॉट j के साथ किया जाएगा तो क्या आएगा, a2 आएगा। ये 1 है, ये भी 1 है, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि a2 कम्स आउट टू बी 1/√2। a1 की वैल्यू 1/2 आ गई, a2 की वैल्यू 1/√2 आ गई। अब मुझे a3 निकालना है। ये तो मुझे पता ही है कि तीनों के स्क्वायर का सम 1 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1/4 प्लस 1/2 प्लस a3 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो a3 क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से a3 स्क्वायर आएगा 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2, कितना बनेगा 3/4, 1/4 आ रहा है। तो a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो a वेक्टर हमारे पास क्या बचा, a वेक्टर की वैल्यू आ रही है 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। ये a वेक्टर आ गया, ये निकालना था कंपोनेंट ऑफ ए। ऑल्सो वी नीड टू फाइंड एंगल थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या एंगल है, जो इस वेक्टर का और k का k कैप के बीच का एंगल होगा। तो वो एंगल कैसे निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ k। तो a डॉट k क्या होगा 1/2, मैग्नीट्यूड दोनों का 1 1 ही है। cos थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, π/3 पे होती है। तो थीटा क्या आ रहा है π/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है, कहाँ पर आप अटक रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन को करते हुए देखते हुए समझ आनी चाहिए, और उन्हें मार्क करते रहा करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर i प्लस जे प्लस के। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है। किसका निकालना है, i प्लस जे प्लस के का निकालना है। ओके, किसके साथ निकालना है, विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ दीज टू। तो अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं, लेट से उस वेक्टर को मैं ए वेक्टर नाम दे देता हूं, इन दोनों के सम को, तो इनका सम क्या बनेगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। हमें ये कहा है कि इन दोनों का जो सम बनेगा ना, उसको पहले यूनिट में चेंज करो, यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ दीज टू। इन दोनों का सम मैंने ए वेक्टर कह दिया, और
इनको यूनिट में चेंज करना है, तो ए कैप क्या होगा, दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आई बात समझ। अब मुझे इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है आई प्लस जे प्लस के साथ। तो मुझे गिवन है दैट ए कैप डॉट आई प्लस जे प्लस के, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका डॉट करेंगे आई प्लस जे प्लस के साथ, तो 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये सॉल्व करके क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 36 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। माइनस 2 प्लस 2 कट गया, तो लैम्डा प्लस 6 किसके इक्वल बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये लैम्डा स्क्वायर कट गया दोनों साइड से, 8 लैम्डा कम्स आउट टू बी 8, और मैं ये कह सकता हूँ कि लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है। यही निकालना था मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आपको घुमा फिरा कर कुछ भी दिया हो, यू शुड बी वेरी स्ट्रांग विद योर कॉन्सेप्ट, वेरी स्ट्रांग विद योर फॉर्मूलाज, वेरी स्ट्रांग विद योर बेसिक्स, कि आपको ये पता है कि अगर स्केलर प्रोडक्ट पूछा है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सम ऑफ दीज टू, सम कर दिया, उसे यूनिट में कैसे चेंज करना है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, उसका स्केलर प्रोडक्ट आई प्लस जे प्लस के साथ किया, और लैम्डा की वैल्यू आएगी। देखने में देखो कोई भी नई तरह का अलजेब्रा पढ़ते हो, आपने मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ा, वेक्टर अलजेब्रा, और भी बहुत सारे अलजेब्रा हो सकते हैं, बूलियन अलजेब्रा कंप्यूटर्स वालों ने पढ़ा होगा, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ अलजेब्रास, है ना। जब आप कोई भी नई टाइप का अलजेब्रा पढ़ते हो तो उसमें आपको नए ऑपरेशन सीखने पड़ते हैं। हो सकता है उस ऑपरेशन को सीखते सीखते आपको 1-2 बार मुश्किल लगे चीज़ें, बट अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो तो यू विल हैव अ गुड कमांड ओवर ऑल दीज क्वेश्चंस, और डेफिनेटली एग्जाम में आप फोड़ने वाले हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, we always have magnitude of a plus b is less than equal to magnitude of a plus magnitude of b। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ओके। इसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। तो आप अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप उसका स्क्वायर करोगे, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू बच रही है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब आप ये पता है आपको कि a डॉट बी क्या होता है, a डॉट बी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये बात पता है कि जो कॉस थीटा है दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी या इक्वल हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि कॉस थीटा 1 से बड़ा हो जाए, है ना। तो अगर मैं इस कॉस थीटा को 1 पुट कर दूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसकी वैल्यू मुझे पता है लेस देन इक्वल टू 1, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसा इसलिए किया है मैंने क्योंकि मुझे पता है कॉस थीटा की वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू 1 ही होती है। अब ये क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये तो फॉर्मूला बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो वी कैन से कि a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड, स्क्वायर काट दो, ये लेस देन इक्वल आ गया इसके, यही तो मुझे प्रूव करना था। तो मेरे जीवन की समस्या का हल निकल चुका है। दिस इज हाउ वी कैन प्रूव ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी को हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं है इसमें। चलो, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। किसी एक वेक्टर के दूसरे प्रोजेक्शन कैसे, प्रोजेक्शन का मतलब ये समझ लो कि अगर ये कोई एक वेक्टर दिया हुआ है ए बी वेक्टर, ठीक है, तो
ये जो होती है ये इस वेक्टर की इसके ऊपर प्रोजेक्शन होगी. दिस इज पी वेक्टर, तो ये जो क्यू वेक्टर होगी दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ऑन दिस. ठीक है. अब एक बात समझो, अगर आपको ए वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है ओवर बी वेक्टर, तो दैट इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी कैप. अगर बी वेक्टर की निकालनी है ओवर ए वेक्टर, दैट इज गिवन बाय बी वेक्टर डॉट ए कैप. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री लगाकर भी आप इसमें कॉस थीटा लगाकर भी निकाल सकते हो, बट अदरवाइज आप ये डायरेक्टली याद रख लो. ए वेक्टर की बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप. बी कैप की बजाय हमने ऐसे लिख दिया. एक ही बात है, आपकी अपनी श्रद्धा है, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो. आपको कहा गया है वी हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर. तो ठीक है, लेट्स से मैं इसे ए वेक्टर कह देता हूँ, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप. इसे बी वेक्टर कह देते, 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप. और हमें निकालनी है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ओवर बी वेक्टर, तो दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी कैप. ए वेक्टर एज इट इज रहेगा, और बी कैप बनाने के लिए आपको पता है इसे कैप कैसे बनाया जाएगा. इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 1 प्लस 64. कितना बन जाएगा ये, 7 माइनस 3 प्लस 56 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है ये 50 60, वो रूट 114 आ रहा है. और ये कितना आएगा 63 बाय 3, 60 डिवाइड बाय रूट 114. ये आंसर आ गया. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन एनी अदर वेक्टर. ठीक है. आई होप ये बात क्लियर है सबको. नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं. देखो आप ऐसा समझो, आपको एक ए वेक्टर गिवन है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर गिवन है b1i प्लस b2j प्लस b3k. अगर दो वेक्टर का क्रॉस निकालना है ना, तो सॉल्व कैसे किया जाएगा, उसे डिटर्मिनेंट बना लो i j k. ए के कंपोनेंट a1 a2 a3, बी के कंपोनेंट b1 b2 b3. ठीक है. और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है. डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्व करना आता ही है. i के कंपोनेंट, फिर j के कंपोनेंट, फिर k के कंपोनेंट. ठीक है. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इवेल्युएट अ डिटर्मिनेंट. ठीक है. अब आप मुझे सोच के बताओ, ये जब मैंने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो ये आंसर मेरे पास स्केलर आ रहा है या वेक्टर आ रहा है. डेफिनेटली वेक्टर आ रहा है ना, आई जे के कंपोनेंट आ रहे हैं. इसीलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं. तो ये बात आपको याद रखनी है कि कभी भी एग्जाम में लिखा जाए फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसका मतलब वही होता है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकाला जाएगा. ठीक है. और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आ रहा है, और ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है. मतलब अगर मैं ये कह दूं कि ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों का क्रॉस करने पे आंसर तो एक वेक्टर आएगा, वो मुझे पता लग गया. और वो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा. तो कभी भी एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आप एक ऐसा वेक्टर निकालोगे जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा. क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए के भी और बी के भी. बात समझ आ गई. और वैसे डेफिनेशन इसकी ये है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप. एन कैप का कोई रोल नहीं है, रेलेवेंस नहीं है, बस सिर्फ ये बात है कि आंसर वेक्टर आता है तो उसकी डायरेक्शन देने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो इसलिए एन कैप लिख लिया. अदरवाइज अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकाल लूँ तो वो क्या बचेगा, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी. मैं एन कैप हटाना चाहता हूँ तो मॉड लगा देता हूँ दोनों साइड, क्योंकि यूनिट वेक्टर है वो तो हट जाएगा. अब आप मुझे ये बताओ सोच के कि अगर मैं थीटा को 0 डाल दूँ तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 0. इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या आएगा 0. इसका मतलब दो वेक्टर का क्रॉस 0 तब आ रहा है अगर उनके बीच का एंगल 0 है. मतलब अगर कभी भी दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना होगा तो उनका क्रॉस 0 आना चाहिए. दो वेक्टर का क्रॉस 0 तब आएगा अगर वो दो वेक्टर पैरेलल हैं. ऐसे हमने किया था डॉट 0 कब आ रहा था, जब दोनों परपेंडिकुलर होते. तो दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए उनका डॉट 0, दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना तो उनका क्रॉस 0. बेसिक प्रॉपर्टी है, हम पढ़ते पढ़ते मजे मजे में करते जा रहे हैं. ठीक है. फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दोनों का क्रॉस आपको दे रखा है 0 वेक्टर के इक्वल. चलो इनका क्रॉस निकाल कर देखें. तो इनका क्रॉस निकालेंगे तो इट विल बी आई जे
के। पहले वेक्टर का कंपोनेंट है 2 6 27, दूसरे वेक्टर के 1 लैम्डा म्यू। ये जीरो वेक्टर का मतलब 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ठीक है, अब हमें लैम्डा और म्यू निकालना है। इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। i कैप के साथ क्या आएगा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, माइनस j कैप के साथ क्या आएगा, 2 म्यू माइनस 27 प्लस k कैप के साथ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, 2 लैम्डा माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। इसे इक्वेट करो, इफ आई पुट इट इक्वल टू 0 तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 2 लैम्डा माइनस 6 0 है, ऐसे ही इसको भी 0 डालो, 2 म्यू माइनस 27 0 है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 3, म्यू की वैल्यू क्या आ रही है 27/2। यहीं से हमारी लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल गई। अब आप इसको इसमें पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर मैं 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा करूँ तो क्या ये 0 आ रहा है। अगर इसको पुट करके 0 आ रहा है मतलब सेटिस्फाई भी हो रहा है, तो हमारी लैम्डा और म्यू की वैल्यू सही आ जाएंगी यहाँ से। आई होप ये बात क्लियर है, कुछ मुश्किल तो नहीं है इसमें। तो दो वेक्टर का क्रॉस 0 आपको दे रखा है। 0 वेक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस तो एक वेक्टर ही आएगा। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। दिस इज नॉट डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी 0 कब आता है, अगर दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर होते हैं, मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल है। बात समझ आ गई। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, दो सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है। मैंने आपको बताया है ए डॉट बी क्या होता था, ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता था, बट क्रॉस में ऐसा नहीं होता। क्रॉस में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए हो जाता है। अगर मैं कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। वी कैन से क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कॉम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, उल्टा करेंगे तो बाहर माइनस साइन आ जाता है। हाँ, तो सेम वेक्टर का डॉट करते थे तो क्या आता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आता था। बट अगर दो सेम वेक्टर का क्रॉस करोगे ना तो आंसर हमेशा 0 आएगा। दो सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, तो इसलिए आई डॉट आई क्रॉस आई निकालो, जे क्रॉस जे निकालो, के क्रॉस के निकालो, वो सभी 0 आएंगे। 0 क्यों आएंगे, क्योंकि दो सेम वेक्टर हैं और सेम वेक्टर का क्रॉस क्या आता है 0 आता है। और मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर क्रॉस किया जाए तो आंसर एक वेक्टर आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए आई और जे के परपेंडिकुलर क्या होता है, के होता है। जे और के परपेंडिकुलर आई होता है, और के और आई के परपेंडिकुलर जे। इसको आप ऐसे समझ लो, बनाकर देख लेते हैं यहाँ पे, आई कैप जे कैप और के कैप, ये ना साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होता है। आई क्रॉस जे आएगा के, जे क्रॉस के आएगा आई, और के क्रॉस आई आएगा जे। बट अगर आपको मैं आई क्रॉस के पूछ लूँ ना, आई क्रॉस के क्या उल्टा चल रहा है ध्यान रखना, तो ये माइनस जे आएगा। गॉट इट, वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए क्रॉस बी ऐसे भी निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया यहाँ मॉड लगा लेना, मॉड क्यों, क्योंकि वो एन कैप हट जाएगा। बाकी तो सब क्लियर है तुम्हें। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस, अभी मैंने आपको बता दिया। ऐसे ए क्रॉस बी प्लस सी इसके इक्वल होता है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, लैम्डा ए क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ ए क्रॉस बी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए क्रॉस इंटू लैम्डा बी। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी एक साइड ए वेक्टर है दूसरी साइड बी वेक्टर है, एंड यू नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल, तो उस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, this much square unit. This is how we can calculate area of a triangle whose two adjacent sides are given by a vector and b vector. क्लियर है बात। आगे आते हैं पैरेललोग्राम पे। एक पैरेललोग्राम जिसकी दो एडजेसेंट साइड a वेक्टर और b वेक्टर है, उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। इसमें 1/2 नहीं लगाएंगे। अच्छा एक और बात आपको ये मैंने बताया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में भी, कि अगर ये डायगोनल निकालना होगा तो ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, कई बार क्या होता है एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल दे रखे होते हैं, d1 वेक्टर और d2 वेक्टर। तो अगर डायगोनल्स दिए हुए हैं और उसके थ्रू आपको एरिया निकालना है तो इट कम्स आउट टू बी 1/2 इंटू d1 क्रॉस d2।
ठीक है, दोनों डायगोनल्स का क्रॉस करो, 1/2 लगाओगे तो दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये तब लगाना है अगर आपको डायगोनल वेक्टर दिए हुए हैं। एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी विल गिवन बाय प्लस माइनस ए क्रॉस बी। मैंने आपको बताया दो वेक्टर क्रॉस करोगे तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। प्लस माइनस इसलिए कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज क्लियर है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी दे आर कोलिनियर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ए बी वेक्टर निकाल लो और बी सी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर क्या आएगा, बी माइनस ए 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, ए बी वेक्टर बताया मैंने, बी माइनस ए करके निकालेंगे, दो वेक्टर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ। बी सी वेक्टर क्या आएगा, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। अब मैं काम करता हूँ, इनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। अदरवाइज एक काम और भी किया जा सकता है, आप चाहो तो इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। देखो अगर मैं ए बी क्रॉस ए सी निकालूं, आपकी श्रद्धा है, आप चाहो तो डिटरमिनेंट सॉल्व करके देख लो, बट आप ध्यान से देखो वेक्टर तो सेम ही आ रहे हैं। अगर दो सेम वेक्टर का क्रॉस करोगे तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस तो 0 आ रहा है, मतलब ए बी क्रॉस ए सी 0 आ रहा है। दो वेक्टर का क्रॉस 0 कब आ सकता है, अगर वो दोनों पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो। तो वी कैन से दे आर कोलिनियर। पैरेलल क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ए तो कॉमन है, ए कॉमन पॉइंट है, तो पैरेलल कैसे हो जाएगी लाइनें, एक ही पॉइंट कॉमन हो गया तो दे शुड बी कोलिनियर। तो वी कैन से ए बी सी आर कोलिनियर। चाहो तो इसे डॉट से भी कर सकते हो, अगर आप इन दोनों का डॉट निकालोगे उससे भी कर सकते हो, उनके बीच का एंगल या 0 आएगा या 180 आएगा, ठीक है ना। तो इट्स अप टू यू, कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ की जा सकती है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The two adjacent sides of a parallelogram are this. You have to find unit vector parallel to its diagonal. ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है ए और बी, और आपको कहा है यू हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो डायगोनल आएगा कैसे, मैंने आपको बताया डायगोनल निकालने के लिए आप ए प्लस बी करोगे। करो, कितना बन रहा है, 3 आई कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इसको मैं कोई नाम सी वेक्टर दे देता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये सी वेक्टर तो आ गया बट इसको यूनिट में चेंज करना है। तो सी कैप विल बी सी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये होगा 3 आई कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4। रूट 49 बन रहा है विच इज 7। तो वी कैन से 3/7 आई कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k cap. This is your final answer. So this is the unit vector in direction of the diagonal vector. ठीक है, आगे आपको लिखा हुआ है कि also find its area। तो एरिया निकालना मुश्किल नहीं है। एरिया मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी आपको पता है, इन दोनों का क्रॉस करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, दिस विल बी द एरिया। तो आई होप ये आप कर सकते हो। फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ इसका एरिया कितने स्क्वायर यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, होमवर्क है आपका, बट कमेंट करना है क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है आपको। द क्वेश्चन इज लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ऐसे बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा और सी डॉट डी जो है वो 15 के इक्वल आएगा। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको पता है कि एक डी वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है ए एंड बी वेक्टर के, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि अगर कभी भी दो वेक्टर दिए हुए हैं और उनके परपेंडिकुलर आपको कोई भी वेक्टर निकालना हो तो वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो वी कैन से अगर ए और बी के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना होगा तो दैट मस्ट बी पैरेलल टू देयर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जो डी वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने लैम्डा क्यों लगाया है, क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है।
ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी हमें वो वेक्टर देता है जो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और डी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। तो पहला काम हम एक काम करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या आएगा, आई जे के, ए के कंपोनेंट क्या गिवन है 1 4 2, बी के कंपोनेंट 3 -2 7। सॉल्व करें, आई के साथ क्या आएगा 28 + 4 माइनस जे के साथ आएगा 7 - 6 और के के साथ आएगा -2 - 12। तो इट वुड बी 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। ये वैल्यू आई है ए क्रॉस बी की, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डी वेक्टर क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। इसका मतलब डी वेक्टर हो जाएगा 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप। ये वैल्यू आ गई डी वेक्टर की। और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इट कम्स आउट टू बी 15। तो इसका मतलब सी डॉट डी करें, सी वेक्टर का और डी का डॉट करेंगे तो आएगा 64 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 56 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 15, ठीक है। क्या वैल्यू बन रही है इसकी 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15। तो लैम्डा की वैल्यू 15/9 5/3, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि डी वेक्टर आपके पास क्या आएगा 5/3 इंटू 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। आप चाहो तो 5/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई बड़ी डील नहीं है, आपको लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। आप देखो इसको लंबे मेथड से भी कर सकते हो कि आप डी वेक्टर कुछ मान लो, D1 आई कैप, D2 जे कैप, D3 के कैप, फिर उसका ए के साथ डॉट, बी के साथ डॉट और सी के साथ डी का डॉट करके 15 के इक्वल डाल के 3 इक्वेशन बनेगी, उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लेंथी प्रोसीजर है। अदरवाइज अगर आपको लॉजिक पता है कि ए और बी का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो उनके क्रॉस से आता है, तो यू कैन डू इट इन वेरी शॉर्ट वे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट बीटा वेक्टर दिस इज इक्वल टू β1 + β2, ठीक है। बीटा वेक्टर दो वेक्टर के सम की फॉर्म में लिखना है हमें, जिसमें से कि β1 जो है दैट शुड बी पैरेलल टू अल्फा और β2 जो है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू अल्फा। अब मैंने आपको बताया अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वन शुड बी स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ठीक है। तो β1 अगर अल्फा के पैरेलल है तो वी कैन से दैट β1 दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा। दैट मीन्स लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 आई कैप माइनस जे कैप। आप ऐसा लिख लो 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। और बीटा जो है वो β1 + β2 के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि β2 क्या होगा, बीटा में से β1 माइनस कर दो, है ना। तो β2 विल बी इक्वल टू बीटा माइनस β1, ठीक है। बीटा की वैल्यू ये गिवन है, इसमें से β1 माइनस करो तो ये बनेगा 2 - 3 लैम्डा आई कैप और प्लस 1 + लैम्डा जे कैप माइनस 3 के कैप। ये वैल्यू आ गई β2 की। बट अगेन समस्या ये है कि लैम्डा कैसे निकाला जाएगा, तो β2 की एक कंडीशन भी तो गिवन है ना हमें कि β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। परपेंडिकुलर वेक्टर्स की हमें फिर प्रॉपर्टी पता है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका डॉट अल्फा के साथ 0 डाल दो, दैट मीन्स 3 × 2 - 3 लैम्डा माइनस 1 + लैम्डा और के तो है ही नहीं, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 6 - 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। 5 - 10 लैम्डा 0 है, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई यहाँ से, बस लैम्डा ही निकालना था हमने। अब लैम्डा निकल के तो β1 हमारे पास डायरेक्टली आ गया। क्या वैल्यू आएगी β1 की, लैम्डा की वैल्यू 1/2 डालो यहाँ पे, इट वुड बी 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। और β2 क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू 1/2 यहाँ डाल दो, 2 - 3/2 बन गया 1/2,
1 + 1/2 बन गया 3/2 -3, ठीक है। तो यही β1 और β2 की वैल्यूज निकाल ली थी, ये हमने निकाल ली, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो कि क्वेश्चंस के अंदर उतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, कॉन्सेप्ट्स बहुत गिने चुने हैं आपके सिलेबस में। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अदरवाइज कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। इफ़ यू आर गुड एट योर प्रॉपर्टीज, एट योर कॉन्सेप्ट्स, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इनमें और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, उसके अलावा जो पीवाईक्यूज हैं आप वो ट्राई करके देख सकते हो। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस। ज़्यादा बड़ी डील नहीं आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप इस सेशन को एक बार दोबारा रिवाइज करो। कोई भी डाउट या क्वेरी है, यू कैन आस्क अस, ठीक है। और आई होप यू एंजॉयड द सेशन। वी आर गोइंग टू कम अप विद मोर सच वन शॉट्स. That's it for today. Thank you.